हिंदुस्तान से बहुत दूर अफगानिस्तान की, और अफगानिस्तान के भी उस शहर की जिसे हम काबुल के नाम से जानते हैं। वहां एक व्यापारी रहता था जिसे हमने नाम दिया है काबुली वाला। अरे यही तो है हमारी कहानी का शीर्षक, काबुली वाला। और उसके साथ रहती थी शो, नटखट, शरारती, प्यारी परी जैसी उसकी बेटी राबिया। हर समय उसके इर्द गिर्द घूमती रहती थी, उसके साथ हमेशा खुशियां बांटती रहती थी। और काबुली वाला की भी जिंदगी मानो राबिया के ही अंदर समाई हुई थी। धीरे धीरे व्यापार करने के लिए काबुली वाला को हिंदुस्तान जाना पड़ा। पता है वो अपने साथ क्या लेकर गया? साथ लेकर गया राबिया की यादें, राबिया का प्यार, राबिया की वो मासूम शक्ल जिसे देखकर काबुली वाला अपनी सांसें लेता था। ये भारत की परी है। मैंने जिस नारी के रूप की बात की थी वही सारे रूप इसके अंदर है। वही शोक, वही चंचल, वही बचपना, वही नटखट शरारतें, ये सब नारी का वो रूप है जो बच्ची के रूप में नारी के अंदर पाया जाता है। मेरे चित्त में नित नित ये कोई नाचे, तक थई थई तक थई थई तक थई थई। मेरे चित्त में नित नित ये कोई नाचे, तक थई थई तक थई थई तक थई थई। संग उसके जो मृदंगा सदा बाजे, तक थई थई तक थई थई तक थई थई। संग उसके जो मृदंगा सदा मेरे चित्त में नित नित ये कोई नाचे, तक थई थई तक थई थई तक थई थई। हंसना या पन्ना छुले भाले, काके छंद में पूरा भाला तालो ताले। नाच जनम नाच मानना पाछे पाछे, तक थई थई तक थई थई तक थई थई। मेरे चित्त में नित नित ये कोई नाचे, तक थई थई तक थई थई तक थई थई। इसके पास कई ऐसे सवाल हैं जिसका उत्तर शायद परमात्मा के पास भी नहीं है, लेकिन उसके इन सवालों से उसके माता पिता कभी कभी परेशान हो जाते हैं, तो कभी कभी अचंभित भी हो जाते हैं। जब वो बोलती है तो ऐसा लगता है मानो फूल झड़ रहे हो। उसकी आवाज जब कानों में पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई शहद घोल रहा हो। लेकिन जब वो चुप हो जाए या किसी बात पे नाराज होकर बात करना बंद कर दे तो घर में उदासी छा जाती है। हर कोई चाहता है कि मिनी बोले, मिनी कुछ तो कहे, मिनी कुछ पूछे। बाबा, पता है चौकीदार काका काक को कौवा कहकर बुला रहे थे। उन्हें तो कुछ भी नहीं आता, है ना? बाबा, बूढ़ा क्या कह रहा था पता है? बारिश कब आती है? जब हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर ऊपर उछालता है। वो तो कुछ भी झूठ मूठ की बातें बोलता है। दिन
रात बकबक करते रहता है ना बाबा? अच्छा बाबा, माँ आपकी कौन लगती है? मिनी की आवाज सुनकर काबुली वाले के कदम खुद ब खुद मिनी की तरफ बढ़ जाते हैं। किशमिश ले लो, अखरोट ले लो, किशमिश ले लो। वो सामने मिनी को देखता है और अफगानिस्तान में काबुल में बैठी उसकी राबिया को याद करता है। उसको मिनी में राबिया नजर आती है, वैसी ही शोर चंचल सवाल पूछने वाली मिनी काबुली वाली से पूछती है, आपके झोले में क्या है? काबुली वाला झोले में हाथ डालता है और वहां से एक मुट्ठी किशमिश बाहर निकालकर मिनी को देने जाता है, पर मिनी डर जाती है। उसे लगता है झोले में 2-3 बच्चों को बंद करके काबुली वाला उन्हें ले जा रहा है। उसका डर दूर करने के लिए काबुली वाला कहता है, इसमें हाथी है। कि सुनते ही मिनी के चेहरे पर हंसी आ जाती है और काबुली वाले के चेहरे पर एक सुकून। हंसी और सुकून के ये रिश्ते दोस्ती के रिश्ते में बदल जाते हैं। काबुली वाले को अफगानिस्तान में बैठी राबिया हिंदुस्तान की मिनी के अंदर नजर आने लगती है। एक बार फिर काबुली वाला अपनी बच्ची के साथ जिंदगी जीने लगता है। काबुली वाले और मिनी के इस बेतुके सवाल जवाब में कुछ ऐसी बातें थी जो कि एक पिता और बेटी के बीच हंसी मजाक की एक रचना बनाती। खोकी, तुम ससुराल नहीं जाएगा। तुम जाओगे ससुराल? मैं तुम्हारे ससुर को मारेगा। तुम्हें नाचना आता है? नहीं आता है? मैं तुम्हें सिखाऊंगी नाचना। आओ आओ। ओए बल्ला, तुम अभी नचना सिखाएगी। मिनी के प्रेम और लगाव में काबुली वाला खो जाता है और वो भूल जाता है कि वो व्यापार के सिलसिले में भारत आया था। वो बस मिनी के मोह जाल में फंसता चला जाता है। 6 साल की मिनी और 50 साल की काबुली वाले की दोस्ती को शायद किसी की नजर लग जाती है। हालात कुछ ऐसे होते हैं कि काबुली वाले को 10 साल की कठोर सजा हो जाती है और उसे जेल जाना पड़ता है। जरा सोचिए, दोस्ती, हंसता खेलता प्यार, हंसता खेलता मोह कैसा अजीब मोड़ ले लेता है। मिनी तो घर पे रह जाती है पर काबुली वाला जेल चला जाता है। आप
सोच रहे होंगे काबुली वाला जेल क्यों गया। खैर ये बताना जरूरी नहीं, क्योंकि इस कहानी का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना तो इस बात से है कि उसके जेल जाने के बाद जैसे जैसे मिनी बड़ी होने लगी, वैसे वैसे उसके ऊपर समाज की कुप्रथाएं उसके पैरों में बेड़ियां डालने लगी। उसका रास्ता रोकने लगी समाज की वो पुरानी सोच। जिस पिता की उंगली पकड़कर खूब खेलती कूदती थी, आंगन में नाचती रहती थी, उसी मिनी को रूढ़िवादी बातों और कुप्रथाओं की दबाव में अपने पिता का हाथ छोड़कर दूरी बनानी पड़ती है, क्योंकि समाज की नजर में अब वो जवान हो रही थी। वो समय था जब एक कुप्रथा अपने जोर पर थी, और वो थी बाल विवाह। ऐसी कुप्रथा से हमारी मिनी भी नहीं बच पाई। इधर मिनी का विवाह सुनिश्चित कर दिया गया बहुत ही छोटी सी उम्र में, और उधर जैसे ही विवाह सुनिश्चित हुआ, जेल से रिहा हुआ रहमत काबुली वाला। 10 साल के कारावास ने रहमत को पूरी तरह से तोड़ दिया था, उसे कमजोर और बूढ़ा बना दिया था। रहमत इतना बदल चुका था कि लोग उसे पहचान भी नहीं पा रहे थे कि ये वही काबुली वाला है जो कभी मिनी के लिए किशमिश लेकर आता था। समय और सामाजिक कुप्रथाओं ने मिनी और काबुली वाला दोनों के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। काबुली वाला चाहे वृद्ध हो गया हो, कमर चाहे झुक गई हो, लेकिन उसके दिल की तड़प, उसका मिनी के लिए प्यार, वो अभी भी वही था। जेल से रिहा होते ही वो सीधा अपनी मिनी से मिलने उसके घर पहुंच जाता है और उसे आवाज लगाता है, मिनी माँ, मिनी माँ। वही आवाज, वही पुकार मिनी के कानों में पड़ती है तो मिनी अपने कदमों को नहीं रोक पाती। विवाह की तैयारियों के बावजूद मिनी दौड़ती हुई दरवाजे पर अपने काबुली वाले से मिलने आती है। लेकिन वाह, समाज की प्रथाएं कि एक उम्र में आकर आपको एक दूरी बनानी पड़ती है। वो अपने पिता तुल्य काबुली वाला के नजदीक भी नहीं जा सकती। काबुली वाला झुकी हुई कब्र से, बुझी हुई आंखों से, पर दिल में बहुत सारा प्यार लेकर उसे निहारता रहता है। ये उसकी मिनी थी जो आज दुल्हन के रूप में सजी खड़ी थी। उसका दिल चाह रहा था कि उसके पास जाकर उसे गले से लगा दे, लेकिन ये समाज की बुराइयां उसे नजदीक नहीं जाने दे रही थी। मिनी की तरफ और काबुली वाले रहमत की ललक देखने लायक थी। यहाँ मिनी चाहती थी कि वो काबुली वाले के झोले में हाथ डालकर उसे पूछे अंदर क्या है, और काबुली वाला तुरंत बोले, बेटा इसमें हाथी है। पर वक्त यही रुक सा जाता है, दोनों के पैर थम जाते हैं। नहीं रुकते तो दोनों की आंखों के आंसू जो न जाने मौन में भी कितनी बातें कह जाते हैं।
चरण के अगले और आखिरी उपन्यास की ओर। नारी तेरे कितने रूप, तू सुंदरी, तू काली, तू दुर्गा, तू सरस्वती। और इन सारे रूप और स्त्री के मन की भावनाओं को कितनी बखूबी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कलम से व्यक्त किया है। औरत को सहनशक्ति की देवी माना जाता है, पर अगर उसके मान पर बनाए तो वो हर सीमा लांघ कर काली का रूप भी ले सकती है। ऐसी ही कहानी को सुनते हैं जिसकी मुख्य किरदार है गिरिबाला, और कहानी का शीर्षक है मान भोंजो। गिरिबाला रामनाथ जमींदार की बहू और गोपीनाथ की पत्नी। वो बेहद सुंदर है, जिसे ईश्वर ने सौंदर्य से परिपूर्ण बनाया है। किंतु यही गिरिबाला अपने एक बड़े से महल में बंदिनी के रूप में रहती है। उसे बाहर की दुनिया को देखने की इजाजत नहीं है। इसके बावजूद दीवारों में बनी दरारें और ईंटों के बने झरोखे उसे बाहर की दुनिया दिखाते हैं। तो यही तो है हमारी गिरिबाला, जिसके पास सब कुछ है, महल तक, पर उसकी हालत है पिंजरे में बंद तड़पते हुए एक पंछी से। मेरा दिन ढल जाए साँझ होए, तेरी सुरगी सुरगी सुन जो मेरे। मेरा दिन ढल जाए साँझ होए, तेरी सुरगी सुरगी सुन जो मेरे। मेरा दिन ढल जाए। रामनाथ की मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति उसके पुत्र गोपीनाथ के हाथ में आ जाती है। पैसा और जवानी इसकी मदहोशी में गोपीनाथ के पलक लड़खड़ा जाते हैं। वो जवानी के नशे में भटकता रहता है और घर पर उसकी पत्नी गिरिबाला अपने ही अंदर घुट घुट कर जी रही है। वो अपने पति के प्रेम के लिए तड़प रही है, जिसका गोपीनाथ को लैश मात्र भी ख्याल नहीं है। गिरिबाला के पास सिर्फ एक सहारा है, और वो है उसकी सहेली सुधामुखी। सुधामुखी उसकी एकमात्र सहेली है, जो उसके सुख दुख की साथी है। गिरिबाला हर वक्त मायूस और दुखी से रहती है। झरोके पर बैठकर वो बार बार सोचती है, ये रूप, ये यौवन किस काम का, जिससे वो अपने पति को रिझा ही नहीं पा रही है। सुधा से उसे खबर मिलती है कि शहर के सभी धनी लोग एक नाट्य जगत में जाते हैं, और वहां एक बहुत ही खूबसूरत नृत्यांगना है जिसका नाम है लोबोंगो, और सारे धनी लोग उसके पीछे दीवाने हैं। कहरवा नहीं, दादरा बजाओ, दादरा।
है मेरा। देखो ये घर है मेरा, ये घास चारों तरफ करे गुनगुन, कहे कोई कहे कोई गिरिबाला को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब उसे पता चलता है कि उसका अपना पति गोपीनाथ भी उस नृत्यांगना के पीछे पागल सा हो गया है। गोपीनाथ धीरे धीरे अपनी सारी संपत्ति उस नौबंगों पर लुटा चुका है। और उसने गोपीनाथ को भी अपने जाल में पूरी तरह फंसा लिया है। ये कहानी दिखाती है कि गोपीनाथ किस तरह मोह में फंसकर अपनी सारी संपत्ति और प्रतिष्ठा खो रहा है। ज्यादा ये बचाया था मिलन की रात मैंने जानकर, इसलिए वो बुझ गया, वो बुझ गया। मुझा गया फूल क्यों, मुझा गया फूल क्यों, प्यार की बेचैनियों में उसको सीने में दबा रखा था मैंने, इसलिए मुरझा गया, मुरझा गया, मुरझा गया। सुधा से नौबंगों के बारे में सुनकर गिरिबाला को ये यकीन हो जाता है कि यह खूबसूरत नारी पुरुषों को अपने वश में करने की विद्या जानती है। वो सम्मोहन जादू जानती है जिससे हर पुरुष उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। उसका पति गोपीनाथ भी पूरी तरह से नौबंगों की तरफ आकर्षित हो गया था। गोपीनाथ की इस आकर्षण की वजह से गिरिबाला अंदर ही अंदर घुट रही थी, अंदर ही अंदर तड़प रही थी और अंदर ही अंदर टूट रही थी। अचानक तभी उस रात गिरिबाला अपने बिस्तर पर विश्राम कर रही थी और उसके पति गोपीनाथ का वहां प्रवेश होता है। वो उसे देखकर उठकर उसका स्वागत करने के लिए तत्पर होती है।
किंतु गोपीनाथ उससे सीधा कहता है, चाबी है, अलमारी की चाबी है। वो पूछती है, क्या करोगे चाबी का? लेकिन गोपीनाथ गुस्से में इतना दिल मिलाया होता है कि उसे अलमारी की चाबी हर सूरत में चाहिए। वो उसे बहुत रोकती है, मिन्नत करती है, हाथ जोड़ती है और कहती है, सिर्फ एक रात मेरे पास रह जाइए। सिर्फ एक रात की तो बात कर रही हूँ। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, अर्धांगिनी हूँ। लेकिन गोपीनाथ के ऊपर तो मानो भूत सवार था। वो उसका हाथ झटकते हुए उससे चाबी छीन लेता है, अलमारी खोलता है, परंतु वो सारा खजाना लौंगों पर यूं ही लुटा चुका होता है। उसे कुछ नहीं मिलता। वो इधर उधर हर तरफ देखता है और अंत में गिरिबाला के गले में पड़े हुए सीता हाथ पर अपना हाथ रखता है। गिरिबाला रोती रहती है, गिड़गिड़ाती रहती है, लेकिन वो राक्षसी बालक सीता हाथ छीन कर वहां से लवंग के पास चला जाता है। गोपीनाथ लवंग का गुलाम हो चुका था और उसके इस बर्ताव से गिरिबाला सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या लवंग उससे भी ज्यादा रूपवान, उससे भी ज्यादा बुरी है, और उसके पीछे उसका पति अपनी पत्नी, अपनी संपत्ति और प्रतिष्ठा को दांव पर लगाने के लिए भी तैयार है। तो आइए देखते हैं इस सवाल से परेशान गिरिबाला क्या कदम उठाते हैं। गिरिबाला सुधा से कहती है, सुधा, मुझे देखना है ये लवंग है कौन। मुझे वहां जाना है। मुझे पता करना है उसके अंदर की ये कला, उसके अंदर का ये सम्मोहन जादू वो कैसे करती है। मुझे वहां ले चलो। मैं उसे देखना चाहती हूँ। मैं उसे देखना चाहती हूँ सुधा। पति प्रेम के विरह में झुलस रही गिरिबाला सुधा से मिन्नतें करती है और उसकी ये तड़प देखकर सुधा उसे वहां ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। सुधा और गिरिबाला आ पहुंचते हैं उस जगह जहां लवंगों ने अपना माया जाल फैला रखा था। उस जगह को तब कहते थे जात्रा। जात्रा एक ऐसी जगह जहां लोगों के मनोरंजन के लिए नृत्य नाटिका का प्रदर्शन किया जाता था। गिरिबाला और सुधा जात्रा में प्रवेश करते हैं। सामने मंच पर टिकते हैं जहां नटखट भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ रासलीला रचा रहे हैं और वहां उपस्थित सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर इस दृश्य को देख रहे हैं। इस सुंदर दृश्य का अवलोकन घूंघट में कैद बुलबुल यानी हमारी गिरिबाला भी कर रही है। आवल मलय प्रभंजन मंजुल मंजुल यमुन घट पर पुल्य पुंज बन चंचल कोए लगाए राधा दिया बाजत राधा दिया बाजत जान कैसे अकेला
डाल डाल पर शुभ विकसित आवन मीलन वेला। यात्रा में चल रहे कृष्ण भगवान और राधा जी की रासलीला का दृश्य देखकर गिरिबाला उससे खो जाती है। लवंग का अभिनय और उसकी खूबसूरती उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। वो दुनिया को भुलाकर उसी में लीन हो जाती है। तभी सुधा उससे कहती है कि चलो, यात्रा खत्म होने का समय हो गया है, थोड़ी देर में बाकी लाइटें जल जाएंगी और आगे की पंक्ति में बैठा हुआ गोपीनाथ कहीं हमें देखना है, इसीलिए यात्रा खत्म हो उससे पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हालांकि लवंग के अभिनय का सम्मोहन गिरिबाला पर इतना गहरा था कि वो सुधा की चेतावनी को भी नजरअंदाज कर देती है, जिससे उसके और गोपीनाथ के आमने सामने आने का खतरा बढ़ जाता है। अब ये सिलसिला रोज चलता है। सुधा के साथ गिरिबाला रोज यात्रा देखने जाती है और उसके मन में भावनाओं का मानो सैलाब आ जाता है। लवंग के लिए उसके पति का आकर्षण, त्याग, समर्पण और सब कुछ लुटा देने की इच्छा, और दूसरी ओर खुद के लिए अपने पति की नफरत, अवहेलना, तिरस्कार और बेइज्जती। इन भावनाओं के चक्रव्यूह में फंसी गिरिबाला सोचती है कि अगर कभी मेरे इस रूप और सौंदर्य में दम हो और मैं अपने पति को अपने वश में कर सकूं और वो मुझसे जब प्यार की भीख मांगे तो मैं भी उसकी अवहेलना कर इस रूप और सौंदर्य को ऊपर रखकर उसकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी और उसे भी इसी तरफ से गुजरता हुआ देखूंगी। ये अंश कहानी को एक नए मोड़ पर लाता है। अब गिरिबाला के मन में केवल दुख नहीं बल्कि अपने सौंदर्य की शक्ति का उपयोग करके अपने पति से बदला लेने और उसे उसी तरह की पीड़ा पहुंचाने की तीव्र इच्छा जागृत हो चुकी है। सुधा कहीं न कहीं गिरिबाला के अंदर की भावना को समझती है। वो उसे सांत्वना देती है, ढाढ़स देती है और उसकी हिम्मत बढ़ाती है। इस समय गिरिबाला दो मतों में फंसी थी। उसका दिमाग कहता है कि आत्महत्या कर, अपने आप को मार दे, क्योंकि अब इस दुनिया में रखा ही क्या है। और दूसरा मन कहता है कि अपने आप को क्यों मारना, अपनी जिंदगी क्यों खत्म करनी। इस द्वंद में उसका दूसरा मन जीतता है। वो हिम्मत से खड़ी होती है और अपने मायके जाने की तैयारी करती है। घर वाले रोकते हैं कि घर छोड़कर मत जाओ, मायके मत जाओ, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती और अपने मायके की तरफ कदम बढ़ाती है। यही तो है नारी की शक्ति, जो आपत्तियों के बीच भी नए रास्ते खोज लेती है, पीड़ाओं के मंथन के बाद भी नए जीवन की ओर कदम बढ़ाती है। इधर गोपीनाथ लवंग को लेकर नौका विहार पर निकल जाता है और उधर एक नई यात्रा जिसका नाम मनोरमा है वो शुरू होने वाली होती है, जिसकी मुख्य भूमिका के लिए लवंग को चुना जाता है। लेकिन लवंग का तो कोई पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो नौका विहार में व्यस्त है ना। তোমায় হিত মাঝারে রাখবো ছেড়ে দেব না, তোমায় পক্ষ মাঝে রাখবো ছেড়ে দেব না। ছেড়ে দিলে সোনার বউ আর পাবো না, খেপা ছেড়ে দিলে সোনার বউ আর পাবো না, না 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 ছেড়ে দেব না।
তোমায় হৃদ মাঝারে রাখবো ছেড়ে দেব না তোমায় হৃদয় মাঝে রাখবো ছেড়ে দেব না और इधर सभी आयोजक परेशान हो जाते हैं। एक माह में यात्रा शुरू करनी है और मुख्य नायिका का पता ही नहीं है। तभी वहां एक अति सुंदर यौवन से भरपूर नारी आती है और वो कहती है कि मनोरमा का पात्र उसे दे दिया जाए। आयोजक उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें नाच और अभिनय आता है क्या? उसकी इसका नाच देखकर आयोजक तुरंत यात्रा में से शामिल कर लेते हैं और ये खबर जल्दी ही गोपीनाथ और लवंग तक पहुंचती है। गोपीनाथ भी मनोरमा को देखने के लिए दौड़ा चला आता है और हमेशा की तरह पहली पंक्ति में बैठता है। यात्रा शुरू होती है। आधी यात्रा तक गिरिबाला के चेहरे पर घूंघट रहता है और अब खड़ी है उसकी घूंघट को उठाने की। वो धीरे कदमों से गोपीनाथ की ओर बढ़ती है। उसके करीब पहुंचते ही धीरे धीरे अपना घूंघट उठाती है। उसे देखते ही गोपीनाथ निशब्द हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। उसकी आवाज अंदर ही रुक जाती है। कुछ अस्पष्ट शब्द निकलते हैं। ये तो कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा जाता है, मानो तूफान से पहले की शांति। और अगले ही पल गोपीनाथ चीख उठता है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। गोपीनाथ चीखता हुआ मंच की ओर भागता है, लेकिन आयोजक उसे पकड़ लेते हैं। वो मंच पर नहीं जा पाता और नीचे से ही चिल्लाता रहता है, गिरिबाला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। और वही गिरिबाला मंच पर खड़ी अट्टहास करती रहती है। इधर गिरिबाला की प्रतिभा और साहस देखकर लवंग खड़ी हो जाती है उसकी तारीफ में। और उधर गिरिबाला जो उसका सपना था कि वो गोपीनाथ को ठुकरा कर जाएगी, आज वो उसे पूरा कर रही है। इस कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब विनोदिनी अपनी आंतरिक भावनाओं को बिहारी के सामने व्यक्त करना शुरू करती है। विनोदिनी के कहने पर आशा बिहारी और महेंद्र को मनाती है कि वो सब एक साथ बगीचे में जाकर पूरा एक दिन बिताएंगे। और जब सब बगीचे में आराम कर रहे होते हैं, इसी मौके का फायदा उठाकर विनोदिनी धीरे धीरे बिहारी के पास जाती है जो दूर खड़ा होता है। विनोदिनी बिहारी से अपने मन की बातें करती है, अपने प्रेम और मोह का प्रस्ताव बिहारी के सामने रखती है। और
और ये घटना उस समय घटती है जब महेंद्र पहले से ही विनोदिनी के प्रति आकर्षित हो चुका है। विनोदिनी अपनी दबी हुई भावनाओं को महेंद्र के मित्र बिहारी के सामने प्रकट करती है, जिससे चारों पात्रों के बीच का संबंध और भी जटिल हो जाता है। आइए देखते हैं विनोदिनी के इस प्रस्ताव पर बिहारी की क्या प्रतिक्रिया होती है और कहानी में आगे क्या मोड़ आता है। विनोदिनी को बिहारी के करीब जाता देख वही होता है जो विनोदिनी चाहती थी। महेंद्र विनोदिनी के प्रति अपनी प्रेम भावना को काबू में नहीं ला पाता और विनोदिनी और महेंद्र दोनों करीब आने लगते हैं। उनके बीच रिश्ता गहरा होने लगता है। विनोदिनी के मन में महेंद्र के लिए जो गुस्सा था वो प्रेम में बदलने लगता है। धीरे धीरे महेंद्र विनोदिनी के वश में होने लगता है और दूसरी ओर उतना ही आशा से दूर होने लगता है। विनोदिनी और महेंद्र का प्रेम शहर की सीमाओं से भी पार हो जाता है। वो रिश्ता इतना बढ़ जाता है कि महेंद्र विनोदिनी को कोलकाता से ले जाकर बनारस के सुंदर घाटों पर ले आता है, जहां महेंद्र और विनोदिनी का प्यार दिन ब दिन बढ़ने लगता है। प्रेम में बंधकर विनोदिनी अपनी भावनाओं और सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर महेंद्र के साथ एक अंतरंग और अनैतिक संबंध में शामिल हो जाती है, जिससे आशा के साथ महेंद्र का रिश्ता पूरी तरह टूट जाता है। एक और विनोदिनी और महेंद्र का प्रेम बढ़ रहा था। दोनों प्रेम संबंध में गहरे होते जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर आशा की स्थिति विपरीत थी। आशा गांव में विरह की अग्नि में झुलस रही थी। हालांकि वो टूटी नहीं थी, बल्कि सशक्त हो रही थी। आशा हारी नहीं थी, बल्कि हालात से लड़ रही थी। उसके अंदर एक नई आशा का जन्म हो रहा था। सीधी साधी भोली भाली पति के प्रेम के लिए तड़प रही आशा रोते हुए जब अपनी आंख पीती बिहारी को सुनाती है, तब बिहारी उसके पति महेंद्र को वापस लाने का वचन देकर वहां से चला जाता है। अपने दोस्त महेंद्र और विनोदिनी को ढूंढता हुआ बिहारी बनारस के घाट पर पहुंचता है। वहां महेंद्र और विनोदिनी से मिलता है और विनोदिनी को अकेला पाकर उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है। विनोदिनी बिहारी से कहती है, मुझे विवाह की आवश्यकता नहीं है, ना ही मुझे दया की आवश्यकता है, और वैसे भी विधवा कहाँ विवाह कर सकती है। और अंत में ये भी कहती है कि ये विवाह का प्रस्ताव मेरे लिए है या आशा के वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए है। बड़ा दिल रखते हुए विनोदिनी बिहारी को वचन देती है कि जाओ, आज
से मैं तुम्हारे दोस्त को मुक्त करती हूँ और उसे तुम्हारी आशा के पास वापस भेजती हूँ। महेंद्र वापस आशा के पास कोलकाता चला जाता है। विनोदिनी ने चाहे कह दिया था कि विधवा कहाँ विवाह कर सकती है, पर तभी बिहारी ने भी ठान लिया था कि वो विनोदिनी से ही विवाह करेगा और इसीलिए बिहारी अगली सुबह का बेसब्री से इंतजार करता है। सुबह होते ही बिहारी विनोदिनी के लिए दुल्हन का लिबास लेता है। लाल साड़ी, रंग बिरंगी चूड़ियां, सिंदूर, ये सब लेकर वो उस नाव की तरफ बढ़ता है जो बनारस की घाट पर विनोदिनी का निवास है। हर्षोल्लास से उसके कदम उस नाव की ओर बड़े प्यार से बढ़ रहे थे। नाव सामने होते हुए भी उसे बहुत दूर लग रहे थे। वो तेजी से भागते हुए विनोदिनी के हाथ में वो साड़ी और सिंदूर रखना चाहता था और विनोदिनी के विधवा रूप को एक नया जीवन देना चाहता था। जैसे ही वो नाव के भीतर पहुंचता है तो नाव पूरी तरह खाली दिखाई देती है। वो नाव के चारों कोनों पर नजर घुमाता है। चारों कोने तो अपनी जगह पर मौजूद थे, पर वहां विनोदिनी मौजूद नहीं थी। एक ऐसी कन्या की है जो समाज के उस वर्ग से आती है जिसे गई करने लोग तिरस्कार और हीन भावना से देखते हैं, और वो वर्ग है अछूत वर्ग। अछूत कन्या की सुंदर कहानी का वर्णन गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी कलम से 100 साल पहले जिस रचना में किया था उसका नाम है चौंडालिका। अछूत कन्या का भी दिल है, उसकी भी भावनाएं, वो भी चाहती है कि दूसरे लोग उसकी ओर देखकर मुस्कुराएं, ना कि घृणा से मुंह फेरिए। पर कौन समझता है उसकी भावनाओं को?
दही ले लो दही लो रे दही लो दही ले लो दही लो रे दही लो दही ले लो शबरी तेरी गैया उसकी तुलना भैया कहीं न पाओ दही लो रे दही लो दही ले लो दही लो रे दही लो दही ले लो आओ रे फूल बनाए आओ आओ रे फूल बनाए आओ आओ देखो देखो मैं लाया हूँ कंगन जोड़ा सोने की तारों बड़ा आओ आओ रे फूल बनाए आओ आओ रे फूल बनाए उसके मन में विचारों का सैलाब है। मैं अपवित्र, मेरी खून भी अपवित्र, मेरी जात भी अपवित्र। उदास मन के साथ प्रकृति कुएं के पास बह जाती है। नहीं करूँगी, नहीं करूँगी मैं पूजा उस देवता की, नहीं करूँगी। क्यों दो फूल, क्यों दो फूल, क्यों दो फूलों से मैं चिरजीवन, जिसने मुझको रख दिया वैसे भिखार में। तेज धूप और ऐसी चिलमिलाती धूप में दूर से भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद बढ़ते हुए कदमों के साथ आ रहे थे।
जल दो मुझको, जल दो, जल दो मुझको, जल दो। कड़ी धूप है, दूर है मंजिल, मुझको जल दो। मैं कृष्णा का मारा, मुझको जल दो। मैं थका हूँ, मुझको जल दो, जल दो मुझको, जल दो। जो मानव में वही मानवी तुम कन्या, वही बारी तीर्थ बारी जो तृप्त करे तृष्णार्थ को, जो प्यास को क्लांत को तृप्त करे, वही पवित्र वाणी जल दो मुझको, जल दो। बस एक ही अंजुल जल, ये थे वो कमल कली पर। एक ही अंजुल जल। आनंद तो अपनी प्यास बुझाकर चले गए, पर प्रकृति के मन में अपने प्रेम की छाप छोड़ गए। वो सोचने लगी, जिसने मुझे इतना सम्मान दिया, अब वही मेरे जीवन का अर्थ है। उसके मन में आनंद के प्रति प्रेम भावना उत्पन्न हो जाती है और उसका मन पुलकित होकर नृत्य करने लगता है। फूल कहे धन्य हुआ इस माटी में। फूल कहे देवताओं ने तेरी सेवा मेरे घर में। फूल कहे धन्य हुआ इस माटी में। फूल कहे
अपने मन में आनंद के प्रेम भावनाओं को व्यक्त करती हुई हर्षोल्लास के साथ वो अपनी माँ के पास पहुंचती है और अपनी माँ को अपने दिल का हाल सुनाती है। प्रकृति की माँ जो काला जादू करने में निपुण है, वो प्रकृति को समझाती है कि ये उचित नहीं है, किंतु प्रकृति जिद करती है। माँ, मैं उस भिक्षु को पालना चाहती हूँ। तुम अपनी विद्या से उसे मेरे पास बुलाओ। तुम कैसे भी काले जादू से उसे वश में करके यहाँ लाओ मेरे पास। मैं उसे अपनाना चाहती हूँ। उसकी माँ बार बार मना करती, लेकिन अंत में उसकी जिद के सामने उसकी माँ की एक नहीं चलती और फिर वही करना पड़ता है जो प्रकृति चाहती है। उसे आनंद को काले जादू से वश में करके लाना ही पड़ता है। प्रकृति की माँ काले जादू से आनंद को लेकर आती है। आनंद का रूप वो एक प्रतिबिंब में, एक आईने में, एक दर्पण में प्रकृति को दिखाती है और कहती है, देखो यही है तुम्हारा आनंद। लेकिन जब प्रकृति आईने को देखती है तो उसमें वो आनंद नजर नहीं आता जिसका चेहरा खूबसूरत था, जिसका सुंदर व्यक्तित्व था, एक मनमोहक पुरुष था। ये आनंद तो काले जादू से वशीभूत होकर बुझा हुआ था, निर्जीव था। उसके चेहरे का लावण्य कहीं गायब हो चुका था। इसे देखकर प्रकृति को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो कहती है, नहीं माँ, ये वो आनंद नहीं है। मेरा आनंद तो कहीं गुम सा हो गया है। और माँ कहती है, ये वही आनंद है जिसे मैं काले जादू से लेकर आई। प्रकृति का रोष बढ़ जाता है। वो अपने हाथों से सारे काले जादू के उपकरणों को और सारे काले जादू के सामान को बिखेर देती है, तोड़ देती है, नष्ट कर देती है। उसे समझ आता है कि वो जो कर रही थी वो प्रेम नहीं था, वो तो सिर्फ वासना थी जो कभी पूरी नहीं हो सकती। दोनों माँ और बेटी आनंद से क्षमा प्रार्थी होते हैं, माफी मांगते हुए हाथ जोड़कर कहते हैं, कृपया हमारी इस भूल के लिए हमें क्षमा करें। चौंडाल यानी हमारी प्रकृति ये दर्शाती है कि उसकी आत्मा पवित्र थी, पवित्र है और हमेशा पवित्र रहेगी। Thank you.
ओवरवेल्म्ड हूँ. सो पहले तो आप लोगों के लिए राउंड ऑफ ह्यूज अप्लॉज. कहानी लिखने वाले को कहानी सुनने वाला भी चाहिए. कलाकार को ऐसा कोई चाहिए जो कला की परख रखे, और आप सब उन लोगों का एक जीवंत एग्जाम्पल है. सो थैंक यू वेरी मच. आई हैंड ओवर द माइक टू इंद्राणी. Wonderful audience. Thank you so much for taking out your Sunday morning to come and watch us. Thank you so much, Delhi. We've received an extremely warm welcome, and thank you so much to all the audience who came to watch us yesterday and have come back today. Thank you so much. Let me first start off by thanking PVLF, which is Pragati Vichar Literature Festival, and Mr. Kapil Gupta and his entire team who have made this possible for us. Thank you so much. Now, I cannot obviously end. I know nobody likes to, wait for the last round of speeches, but I have to speak about a few people who are firstly standing on the stage, and also a couple of people who are behind the scenes and who have put these wonderful lights up and have worked on the technicals. So big round of applause for Abhishek Narayan and Chetan, who have done all the technicals and the beautiful lights. So let me start off by first talking about this beautiful, lovely lady who is standing right next to me. She is Madhumita Chakraborty, and she is a professional Kathak dancer for several years, and she has created and nourished so much talent over the last 30 years. So she runs this wonderful institute called Nritya Vishakha in Bombay, and the team that you see here, most of them are from Nritya Vishakha. Actually, apart from, I think, Subrat and Mani, everybody is from Nritya Vishakha. And it has been, from the day I met Madhumita, I think we are two bodies but one soul. Now, sorry, Tony. She's put this she's had this concept for the last, I think, 4 years. And then when she came and spoke to me that, would you like to, support us and come and do this? And I listened to the entire concept. I was so overwhelmed, and I thought it was going to be something new, something different to be able to capture within a period of an hour and a half, 4 stories of Rabindranath Tagore. It's a huge achievement. So again, a big round of applause for everyone. Madhumita, you've done a fantastic job. She has choreographed this entire piece. And then let me talk about Tony Chakraborty, who is actually, I never call the man the better half, I'm saying the other half of Madhumita. If I would have spoken about him first, I would have said the better half. So, Tony is the director of our show, and he's also the technical director. So he's been working so hard to put this show together. And he's also been actually training me both for Chitrangada as well as Naika Bhumika, and he's really worked
very hard to put me on this stage. Well, I am not now I am, but I was never a classical dancer. I was not a folk dancer. I learned ballroom dancing perhaps for about a couple of years, but Tony really put in his effort to bring me here, and I've been performing for the last 6 months, and this is my 6th show that I have performed in 6 months, last 6 months. And Tony, again, you've done a wonderful job. Now Manini, you're going to be last because you're the hottest. So that's why I said you're the hottest. So, okay, so please, a big round of applause. Let me first introduce, okay, everyone, these wonderful, talented artists here. So there's a young Neelu who is all of 16, I forgot, 16. He believes that he's the oldest amongst all of us. And then we have there Sunil, Lucky Sheikh, Nivedita Patra, Tanvi Kini, Shubha Lakshmi. Today I said Shubha Lakshmi. I prefer Preeti though. We have Nilesh, who is a Kabuliwala. He's a fantastic actor. Our very young Srijita. Subrat Madhumita as Lavanga and Chandamukha. Manini, you're going to be last. This is our beautiful Akriti Sharma. She's been a child actor from the age of 4, and if you watch, 6, okay. If you watched Kulfi, so she's that young Kulfi who is now become the hot Akriti, the phone Kulfi. And that's young Tarini. That's Mansi, Ishani, Vishika, Yana, and Dali. And now we will talk about our wonderful makeup artists who have made us look presentable. And of course, before I hand over the mic to Manini, I don't have to introduce Manini to anyone. She is one of the most seasoned actors in the country. She's done a lot of work in the television space, in the web series. She's also a voiceover artist for a lot of international web series, and she's also a therapist, by the way. So she's a woman of many skills, and I cannot imagine now any show without Malini. ये आप जो देख रहे हैं हमें, जो हम इतने खूबसूरत लग रहे हैं, ये उन लोगों के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है जो हमारा रूप सज्जा और हमारी केश सज्जा को संभालते हैं, यानी कि हमारे मेकअप एंड हेयर पीपल. So Indrani's makeup has been done by Salim and Zubeda's done her hair. Nilesh Dada and Mohini Tai, fantastic job. And my makeup and hair has been done by the amazing Shona Srivastav. Madhu, we've all said things about you. So can you speak a few words, please? Good afternoon, and I'm so happy being here. And thank you to Kapil ji for whom we are here. And it's a beautiful experience, beautiful audience. It was fantastic performing, and thank you to make my dreams come true, Indrani ji.